मुझे अपनी गुफ्तगू बहुत अच्छी मालूम हुई थी। मैं चाहता था कि कोई मेरी बातें सुनता चला जाए। चनुचा मैंने फिर से कहना शुरू किया तो मैं अर्ज कर रहा था कि बाज़ आदमी भी मोहब्बत के मामले में बांझ होते हैं, यानी उनके दिल में मोहब्बत करने की ख्वाहिश तो मौजूद होती है लेकिन उनकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होती। मैं समझता हूँ कि उस बांझपन का बाउस रूहानी नक़ाइस हैं। आपका क्या ख्याल है? उसका रंग और भी जर्द पड़ गया जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। ये तब्दीली उसके अंदर उतनी जल्दी पैदा हुई कि मैंने घबरा कर उससे पूछा, खैरियत तो है? आप बीमार हैं? नहीं तो उसकी परेशानी और भी ज्यादा हो गई। मुझे कोई बीमारी व यमारी नहीं है, लेकिन आपने कैसे समझ लिया कि मैं बीमार हूँ? मैंने जवाब दिया, उस वक्त आपको जो कोई भी देखेगा यही कहेगा कि आप बहुत बीमार हैं। आपका रंग खौफनाक तौर पर जर्द हो रहा है। मेरा ख्याल है आपको घर चले जाना चाहिए। आइए मैं आपको छोड़ आऊं। नहीं, मैं चला जाऊंगा, मगर मैं बीमार नहीं हूँ। भी कभी मेरे दिल में मामूली सा दर्द पैदा हो जाया करता है, शायद वही हो। मैं अभी ठीक हो जाऊंगा, आप अपनी गुफ्तगू जारी रखिए। मैं थोड़ी देर खामोश रहा, क्योंकि वो ऐसी हालत में नहीं था कि मेरी बात गौर से सुन सकता। लेकिन जब उसने असरार किया तो मैंने कहना शुरू किया, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि उन लोगों के मुताल्लिक आपका क्या ख्याल है जो मोहब्बत करने के मामले में बांझ होते हैं। मैं ऐसे आदमियों के जज्बात और उनकी अंदरूनी कैफियत का अंदाज़ा नहीं कर सकता, लेकिन जब मैं उस बांझ औरत का तस्वर करता हूँ जब सिर्फ एक बेटी या बेटा हासिल करने के लिए दुआएं मांगती है, खुदा के हुजूर में गड़गड़ाती है और जब वहाँ से कुछ नहीं मिलता तो टोने टोटकों में अपना गोहर मकसूद ढूंढती है, शुमशानों से राख लाती है, कई रातें जाकर साधुओं के बताए हुए मंत्र पढ़ती है, मनती मानती है, चढ़ावे चढ़ाती है। तो मैं ख्याल करता हूँ कि उस आदमी की भी यही हालत होती होगी जो मोहब्बत के मामले में बांझ हो। ऐसे लोग वाकई हमदर्दी के काबिल हैं। मुझे इन्हों पर इतना रहम नहीं आता जितना उन लोगों पर आता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो थोक नगल कर दफ्तर खड़ा हुआ और परली तरफ मुंह करके कहने लगा, ओह बहुत देर हो गई, मुझे जरूरी काम के लिए जाना था। यहाँ बातों में कितना वक्त गुजर गया। मैं भी उठ खड़ा हुआ। वो पलटा और जल्दी से मेरा हाथ दुबा कर लेकिन मेरी तरफ देखे बगैर उसने, अब रुखसत चाहता हूँ, कहा और चल दिया। दूसरी मर्तबा उससे मेरी मुलाकात फिर अपोलो बंदर ही पर हुई। मैं सैर का आदी नहीं हूँ, मगर उस जमाने में हर शाम अपोलो बंदर पर जाना मेरा दस्तूर हो गया था। एक महीने के बाद जब मुझे आगरा के एक शायर ने एक लंबा चौड़ा खत लिखा जिसमें उसने नहायत ही हरियासाना तौर पर अपोलो बंदर और वहाँ जमा होने वाली परियों का जिक्र किया, और मुझे उस लिहाज से बहुत खुशकिस्मत कहा कि मैं बम्बई में हूँ तो अपोलो बंदर से मेरी दिलचस्पी हमेशा के लिए फना हो गई। अब जब कभी कोई मुझे अपोलो बंदर जाने को कहता है तो मुझे आगरे के शायर का खत याद आ जाता है और मेरी तबीयत मतला जाती है। लेकिन मैं उस जमाने का जिक्र कर रहा हूँ जब खत मुझे नहीं मिला था, और मैं हर रोज जाकर शाम को अपोलो बंदर के उस बेंच पर बैठा करता था जिसके उस तरफ कई आदमी चंपी वालों से अपनी खोपड़ियों की मरम्मत कराते रहते हैं। दिन पूरी तरह ढल चुका था और उजाले का कोई निशान बाकी नहीं रहा था। अक्टूबर की गर्मी में कमी वाक़ई नहीं हुई थी। हवा चल रही थी, थके हुए मुसाफिर की तरह। सैर करने वालों का हजूम ज्यादा था। मेरे पीछे मोटरें ही मोटरें खड़ी थीं। बंच भी सबके सब पर थे। जहाँ बैठा करता था वहाँ दो बातों ने, एक गुजराती और एक पारसी न जाने कब के जमे हुए थे। दोनों गुजराती बोलते थे, मगर मुख्तलिफ लब व लहजा से। पारसी की आवाज़ में दो स्वर थे। वो कभी बारीक स्वर में बात करता था, कभी मोटे स्वर में। जब दोनों तेजी से बोलना शुरू कर देते तो ऐसा मालूम होता जैसे तूते मीना की लड़ाई हो रही है। मैं उनकी लामतनाही गुफ्तगू से तंग आकर उठा और टहलने की खातिर ताजमहल होटल का रुख करने ही वाला था कि सामने से मुझे वो आता दिखाई दिया। मुझे उसका नाम मालूम नहीं था, इसलिए मैं इसे पकार न सका, लेकिन जब उसने मुझे देखा तो उसकी निगाहें साकन हो गईं।
जैसे इसे वो चीज मिल गई हो जिसकी इसे तलाश थी। कोई बेंच खाली नहीं था। इसलिए मी ने उससे कहा, आपसे बहुत देर के बाद मुलाकात हुई। चलिए सामने रेस्टोरेंट में बैठते हैं, यहाँ कोई बेंच खाली नहीं। उसने रस्मी तौर पर चंद बातें की और मेरे साथ हो लिया। चंद गजों का फासला तय करने के बाद हम दोनों रेस्टोरेंट में बीच की कुर्सी पर बैठ गए। चाय का ऑर्डर देकर मैंने उसकी तरफ सिगरेटों का टीन बढ़ा दिया। इत्तेफाक की बात है, मैंने इसी रोज 10 रुपए देकर डॉक्टर अरोलकर से मशवरा लिया था और उसने मुझसे कहा था कि अव्वल तो सिगरेट पीना ही मौकूफ कर दो, और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो अच्छे सिगरेट पिया करो। मिसाल के तौर पर 555। चनुचा मैंने डॉक्टर के कहने के मुताबिक ये टीन इसी शाम खरीदा था। उसने डब्बे की तरफ गौर से देखा, फिर मेरी तरफ निगाहें उठाई, कुछ कहना चाहा मगर खामोश रहा। मैं हंस पड़ा। आप ये न समझेगा का मैंने आपके कहने पर ये सिगरेट पीना शुरू किए हैं। इत्तेफाक की बात है का आज मुझे भी डॉक्टर अरोलकर के पास जाना पड़ा, क्योंकि कुछ दिन से मेरे सीने में दर्द हो रहा है। चनुचा उसने मुझसे कहा कि ये सिगरेट पिया करो लेकिन बहुत कम। मैंने ये कहते हुए उसकी तरफ देखा और महसूस किया कि उसको मेरी ये बातें नागवार मालूम हुई हैं। चनुचा मैंने फौरन जेब से वो नुस्खा निकाला जो डॉक्टर अरोलकर ने मुझे लिख कर दिया था। ये कागज मेज पर मैंने उसके सामने रख दिया। ये इबारत मुझसे पढ़ी तो नहीं जाते, मगर ऐसा मालूम होता है कि डॉक्टर साहब ने विटामिन का सारा खानदान उस नुस्खे में जमा कर दिया है। उस कागज को जिस पर अभरे हुए काले हरूफ में डॉक्टर अरोलकर का नाम और पता मंदर्ज था और तारीख भी लिखी हुई थी। उसने चौरिंगाहों से देखा और वो इज़्तिराब जो उसके चेहरे पर पैदा हो गया था फौरन दूर हो गया। चनुचा उसने मुस्कुरा कर कहा, क्या वजह है कि अक्सर लिखने वालों के अंदर विटामिन खत्म हो जाते हैं। मैंने जवाब दिया, इसलिए कि उन्हें खाने को काफी नहीं मिलता। काम ज्यादा करते हैं, लेकिन अजरत बहुत कम मिलती है। उसके बाद चाय आ गई और दूसरी बातें शुरू हो गईं। पहली मुलाकात और उस मुलाकात में गालबन 2.5 महीने का फासला था। उसके चेहरे का रंग पहले से ज्यादा पीला था। आंखों के गिर्द स्याह हल्के पैदा हो रहे थे। इसे गालबन कोई तकलीफ थी जिसका एहसास इसे हर वक्त रहता था, क्योंकि बातें करते करते बाज़ औक़ात वो ठहर जाता और उसके होंठों में से गैर इरादी तौर पर आ निकल जाते। अगर हंसने की कोशिश भी करता तो उसके होंठों में जिंदगी पैदा नहीं होती थी। मैंने ये कैफियत देखकर उससे अचानक तौर पर पूछा, आप उदास क्यों हैं? उदास एक फीकी सी मुस्कुराहट जो उन मरने वालों के लबों पर पैदा हवा करती है जो जाहिर करना चाहते हैं कि वो मौत से खाइफ नहीं, उसके होंठों पर फैली। मैं उदास नहीं हूँ, आपकी तबीयत उदास होगी। ये कहकर उसने एक ही घूंट में चाय की प्याली खाली कर दी और उठ खड़ा हुआ। अच्छा तो मैं इजाजत चाहता हूँ, एक जरूरी काम से जाना है। मुझे यकीन था कि इसे किसी जरूरी काम से नहीं जाना है, मगर मैंने इसे न रोका और जाने दिया। उस दफा फिर उसका नाम दरियाफ्त न कर सका, लेकिन इतना पता चल गया कि वो ज़हनी और रूहानी तौर पर बेहद परेशान था। वो उदास था, बल्कि यूं कहिए कि उदासी उसके रग व रेशा में सरायत कर चुकी थी, मगर वो नहीं चाहता था कि उसकी उदासी का दूसरों को इल्म हो। वो 2 जिंदगियां बसर करना चाहता था, एक वो जो हकीकत थी और एक वो जिसकी तख्लीक में हर घड़ी हर लम्हा मसरूफ रहता था। लेकिन उसकी जिंदगी के ये दोनों पहलू नाकाम थे। क्यों, ये मुझे मालूम नहीं। उससे तीसरी मर्तबा मेरी मुलाकात फिर अपोलो बंदर पर हुई। उस दफा मैं इसे अपने घर ले गया। रास्ते में हमारी कोई बातचीत न हुई, लेकिन घर पर उसके साथ बहुत सी बातें हुई। जब वो मेरे कमरे में दाखिल हुआ तो उसके चेहरे पर चंद लम्हात के लिए उदासी छा गई, मगर वो फौरन संभल गया और उसने अपनी आदत के खिलाफ अपने आप को बहुत तरोताज़ा और बातूनी जाहिर करने की कोशिश की। उसको उस हालत में देखकर मुझे उस पर और भी तरस आ गया। वो एक मौत जैसी यकीनी हकीकत को झटला रहा था, और मज़ा ये है कि उस खुद फरीबी से कभी कभी वो मुतमईन भी नजर आता था।
बातों के दौरान मी उसकी नज़र मेरे मेज़ पर पड़ी। शीशे के फ्रेम में उसको एक लड़की की तस्वीर नजर आई। हटकर उसने तस्वीर की तरफ जाते हुए कहा, क्या मैं आपकी इजाज़त से ये तस्वीर देख सकता हूँ? मी ने कहा, बसद शौक। उसने तस्वीर को एक नज़र देखा और देखकर कुर्सी पर बैठ गया। अच्छी खूबसूरत लड़की है। मैं समझता हूँ कि आपकी। जी नहीं। एक ज़माना हवा। उससे मोहब्बत करने का ख्याल मेरे दिल में पैदा हुआ था। बल्कि यूँ कहिए कि थोड़ी सी मोहब्बत मेरे दिल में पैदा भी हो गई थी। मगर अफसोस है कि उसको उसकी खबर तक न हुई। और मैं नहीं, बल्कि वो बयाह दी गई। ये तस्वीर मेरी पहली मोहब्बत की यादगार है जो अच्छी तरह पैदा होने से पहले ही मर गई। ये आपकी मोहब्बत की यादगार है। उसके बाद तो आपने और भी बहुत से रोमान लड़ाए होंगे। उसने अपने खुश्क होंठों पर जुबान फेरी। यानी आपकी जिंदगी में तो कई ऐसी नामुकम्मल और मुकम्मल मोहब्बतें मौजूद होंगी। मैं कहने ही वाला था कि जी नहीं, खाकसार भी मोहब्बत के मामले में आप जैसा बंजर है। मगर जाने क्यों ये कहता कहता रख गया और ख्वाह मख्वाह झूठ बोल दिया। जी हाँ, ऐसे सिलसिले होते रहते हैं। आपकी किताब जिंदगी भी तो ऐसे वाकयात से भरपूर होगी। वो कुछ न बोला और बिल्कुल खामोश हो गया, जैसे किसी गहरे समंदर में गोता लगा गया है। देर तक जब वो अपने ख्यालात में गर्क रहा और मैं उसकी खामोशी से उदास होने लगा, तो मैंने कहा, अजी हजरत, आप किन ख्यालात में खो गए? वो चौंक पड़ा। मैं कुछ नहीं, मैं ऐसे ही कुछ सोच रहा था। मैंने पूछा, कोई बेटी कहानी याद आ गई? कोई बछड़ा हवास पना मिल गया? पराने जख्म हरे हो गए? जख्म, पराने जख्म, कई जख्म नहीं, सिर्फ एक ही है, बहुत गहरा, बहुत कारी। और जख्म में चाहता भी नहीं, एक ही जख्म काफी है। ये कहकर वो उठ खड़ा हुआ और मेरे कमरे में टहलने की कोशिश करने लगा, क्योंकि उस छोटी सी जगह में जहाँ कुर्सियां, मेज और चारपाई सब कुछ पड़ा था, टहलने के लिए कोई जगह नहीं थी। मेज के पास इसे रुकना पड़ा। तस्वीर को अब की दफा गहरी नजरों से देखा और कहा, उसमें और उसमें कितनी मुशाबहत है। मगर उसके चेहरे पर ऐसी शोखी नहीं थी। उसकी आँखें बड़ी थीं, मगर उन आँखों की तरह उनमें शरारत नहीं थी। वो फिक्रमंद आँखें थी, ऐसी आँखें जो देखती भी हैं और समझती भी हैं। ये कहते हुए उसने एक सिरदाआ भरी और कुर्सी पर बैठ गया। मोहब्बत बिल्कुल नाकाबिल फाम चीज़ है, खास तौर पर उस वक्त जब कि ये जवानी में आए। मैं समझता हूँ कि खुदा के अलावा एक ताकत और भी है जो बड़ी हास्त है, जो किसी को खुश देखना नहीं चाहती। मगर छोड़िए उस किस्से को। मैंने उससे कहा, नहीं नहीं, आप सुनाते जाइए। लेकिन अगर आप ऐसा मुनासिब समझें, सच पूछिए तो मैं ये समझ रहा था कि आपने कभी मोहब्बत की ही न होगी। ये आपने कैसे समझ लिया कि मैंने कभी मोहब्बत की ही नहीं? और अभी अभी तो आप कह रहे थे कि मेरी किताब जिंदगी ऐसे कई वाकयात से भरी पड़ी होगी। ये कहकर उसने मेरी तरफ सवालिया निगाहों से देखा। मैंने अगर मोहब्बत नहीं की तो ये दुख मेरे दिल में कहाँ से पैदा हो गया है? मैंने अगर मोहब्बत नहीं की तो मेरी जिंदगी को ये रौब कहाँ से चिमट गया है? मैं रोज बरोज मून की तरह क्यों पिघला जा रहा हूँ? बेज़ाहिर ये तमाम सवाल वो मुझसे कर रहा था, मगर दरअसल वो सब कुछ अपने आप ही से पूछ रहा था। मैंने कहा, मैंने झूठ बोला था कि आपकी जिंदगी में ऐसे कई वाकयात होंगे, मगर आपने भी झूठ बोला था कि मैं उदास नहीं हूँ और मुझे कोई रौब नहीं है। किसी के दिल का हाल जानना आसान बात नहीं है। आपकी उदासी की और बहुत सी वजहें हो सकती हैं, मगर जब तक मुझे आप खुद न बताएं मैं किसी नतीजे पर कैसे पहुंच सकता हूं? उसमें कोई शक नहीं कि आप वाकई रोज बरोज कमजोर होते जा रहे हैं। आपको यकीनन बात बड़ा सदमा पहुंचा है और मुझे आपसे हमदर्दी है। हमदर्दी? उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं, इसलिए कि हमदर्दी इसे वापस नहीं ला सकती। उस औरत को मोहब्बत की गहराई से निकालकर मेरे हवाले नहीं कर सकती जिससे मुझे प्यार था। आपने मोहब्बत नहीं की। मुझे यकीन है आपने मोहब्बत नहीं की, इसलिए कि उसकी नाकामी ने आप पर कोई दाग नहीं छोड़ा।
मेरी तरफ देखिए, ये कहकर उसने खुद अपने आप को देखा। कोई जगह आपको ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ मेरी मोहब्बत के नक्श मौजूद नहीं। मेरा वजूद खुद उस मोहब्बत की टूटी हुई इमारत का मलबा है। मैं आपको ये दास्तान कैसे सुनाऊं और क्यों सुनाऊं जबकि आप इसे समझ ही नहीं सकेंगे। किसी का ये कह देना कि मेरी उम्र गई है आपके दिल पर वो असर पैदा नहीं कर सकता जो मोहब्बत ने बेटे पर किया था। मेरी दास्तान मोहब्बत आपको किसी को भी बिल्कुल मामूली मालूम होगी, मगर मुझ पर जो असर हुआ है उससे कोई भी आगाह नहीं हो सकता। इसलिए कि मोहब्बत मैंने की है और सब कुछ सिर्फ मुझी पर गुजरा है। मज़ीद ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।